तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वैंग यान जो होता है वो बॉक्स के अंदर हाथ डालते हुए अपने मन में सोचता है कि जियाओ जिंग, जो तुमने मुझे पिछली बार ह्यूमिलेट किया था उसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जियाओ जिंग के नाम की जो पर्ची होती है उसे निकाल लेता है, और जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि अगला मैच जो है वो वैंग यान और जियाओ जिंग के बीच में होगा। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और अब उन दोनों की फाइट का नाम सुनकर वहाँ पर बैठे हुए लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या मैं सही देख रहा हूँ, फाइट जो है वो वैंग यान और जियाओ जिंग के बीच में होगी। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि सच में ये क्या कोइंसिडेंस है, हमें इन दोनों की फाइट दोबारा से देखने के लिए मिलेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो जियाओ जिंग के नाम की पर्ची थी उसे बॉक्स के ऊपर ही चिपकाया गया था। और वैंग यान अब अपने मन में सोचता है कि फादर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस बार आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। और अब इतना सोचते के साथ ही वैंग यान जो होता है वो जियाओ जिंग के पास में आ जाता है, और जियाओ जिंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियाओ जिंग, मैं तुमसे जल्दी ही अरीना के अंदर जो है वो मिलूंगा, और पिछली बार जो तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया था उसका बदला भी मैं इस बार जो है वो लेने वाला हूँ। अपने बीस्ट की जो लाश है उसे उठाने के लिए तैयार रहना। लेकिन हम देखते हैं कि वैंग यान की बात को सुनकर जियाओ जिंग बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता और उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर देखते हैं कि कौन किसकी लाश उठाता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों के दोनों जो होते हैं वो अरीना के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि यांगशु और जो मुरोंग जिन होती है वो दोनों भी बैठे हुए होते हैं। और यांगशु मुरोंग जिन से बोलता है कि सिस्टर, आपको क्या लगता है कि कौन इस फाइट को जीतेगा, और आप जियाओ जिंग को ऐसे क्यों देख रहे हो। जो सुनते के साथ ही मुरोंग जिन जो होती है वो उससे बोलती है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा अजीब जो है वो फील हो रहा है। जो सुनते के साथ ही यांग सू को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या अजीब महसूस हो रहा है। जो सुनने के बाद में जो मुरोंग जिन होती है वो बोलती है कि जब से जियाओ जिंग वापस आया है उसका ऑरा पहले के मुकाबले पावरफुल हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीन होती है उसे भी इस बारे में महसूस हो जाता है, और वो अपने मन में सोचती है कि जियाओ जिंग, आखिर पिछले कुछ दिनों में तुमने क्या चीज़ एक्सपीरियंस की है जो कि तुम पावरफुल बन गए। और डीन के इतना सोचते के साथ ही जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब जो पहला मैच है वो जियाओ जिंग और जो वैंग यान है उन दोनों के बीच में शुरू किया जाता है, तो बैटल को स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपना डॉगी जो होता है उसे निकाल लेता है, जो देख कर वैंग यान जो होता है वो भी अपना आइस लेपर्ड जो होता है उसे निकाल लेता है। जहाँ पर कि हमें दोनों बीस्टों की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, जहाँ पर कि आइस लेपर्ड के बारे में बताया जाता है कि वो इंटर रैंक के फर्स्ट पर होता है और वो एक लेजेंडरी क्वालिटी का बीस्ट होता है। और वहीं जो जियाओ जिंग का भी डॉग होता है वो भी इंटरनल फर्स्ट रैंक की होता है, और उसकी जो ग्रेड होती है वो एपिक क्वालिटी की होती है। और उसके इतना बोलते ही अब मुरोंग जिन को देखती है, जो कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है, और वो हैरान होते हुए बोलती है कि जो इसका हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। अगर जियाओ जिंग के डॉगी की यहाँ पर बात की जाए, इसके ओरा को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा जैसे कि ये फर्स्ट रैंक का बीस्ट हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एकेडमी है वो जियाओ जिंग का जो डॉग है उसकी यहाँ पर जो ग्रेड है उसे अच्छे से नहीं नाप पा रही, क्योंकि ये इंटर रैंक के फर्स्ट ग्रेड का डॉग हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है जिसे कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन आखिर वो चीज़ क्या हो सकती है जो कि मेरी समझ में नहीं आ रही। और इतना बोलते ही मोरोंग जिन जो होती है वो अचानक से हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जियाओ जिंग ने जानबूझकर अपने डॉगी के यहाँ पर ओरा को सप्रेस किया हुआ है ताकि वो बैटल की मदद से ब्रेक थ्रू करा सके। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो आइस लेपर्ड होता है वो जियाओ जिंग के डॉगी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो डॉगी होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए आइस लेपर्ड के अटैक से बच जाता है। जो देखते के साथ ही आइस लेपर्ड जो होता है वो उसके ऊपर फ्रोजन ब्लास्ट अटैक को कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक जो है वो डॉगी को टकराता, जो डॉगी होता है वो वहाँ पर डार्क शैडो शेल्टर टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बचकर शैडो में बदल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आइस लेपर्ड के अटैक के कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड जो होती है वो होना शुरू हो जाती है, जिस कारण वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डॉगी होता है वो आइस लेपर्ड के पीछे आ जाता है, और इससे पहले कि जो आइस लेपर्ड है उसे पता लग पाता है, जो डॉगी होता है वो उसके ऊपर हेलो अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो आइस लेपर्ड होता है वो डॉगी के अटैक टकराने के कारण काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में रेफरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि अब ये मैच तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड होता हुआ जा रहा है। एक तरफ आइस है तो वहीं दूसरी तरफ फायर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो वहाँ पर अपनी साइलेंट क्लो टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए डॉगी को बोल देता है, जो देखकर रेफरी चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ जिंग जो है वो अब अपने डार्क एट्रीब्यूट स्किल का इस्तेमाल कर रहा है।
और रेफरी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डॉगी होता है वो भी अब वहाँ पर अपनी जो स्किल होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसका उसका अटैक जो होता है वो सीधे आइस लेपर्ड की तरफ जाने लगता है। लेकिन आइस लेपर्ड के कुछ कर पाने से पहले ही हम देखते हैं कि डॉगी का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर आइस लेपर्ड से टकरा जाता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि जो आइस लेपर्ड है उससे यहाँ पर साइलेंट क्लो अटैक जो है वो टकरा गया, जिस कारण अब आइस लेपर्ड जो है वो अपनी किसी भी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जोसन का दूसरा बंदा बोलता है कि सच में जो वैंग यान है वो तो एक नंबर का बेवकूफ़ बीस्ट टेमर है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग यान जो होता है वो अब चिल्लाते हुए जो जियाओ जिंग होता है उससे बोलता है कि जियाओ जिंग, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम अपनी इस स्किल का इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी ऐसा ही हूँ जैसा तुमने मुझसे पहले फाइट की थी? और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यान होता है वो अचानक से एक पिल जो होती है वो अपनी आइस लेपर्ड को खिला देता है। और अब जैसे ही वो पिल आइस लेपर्ड को खिलाता है तो हम देखते हैं कि आइस लेपर्ड की बॉडी के अंदर चेंज होना शुरू हो जाती है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि जो आइस लेपर्ड होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और पूरी तरह से चेंज होते के साथ में ही अपनी आइस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और अब आइस लेपर्ड की बड़ी हुई पावर को देखकर लुओली भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से इस आइस लेपर्ड की पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? लगता है कि मुझे अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल कर देखना होगा। और इतना सोचकर जियाओ जिंग जैसे ही अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वो अचानक से ही हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसने यहाँ पर जो फॉरबिडन ड्रग है उसका इस्तेमाल किया है इसकी कुछ टाइम के लिए पावर बढ़ाने के लिए? और अब इतना सोचते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए वैंग यान से बोलता है कि वैंग यान, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे हराने के लिए तुमने यहाँ पर फोर्सफुली जो तुम्हारा बीस्ट था उसे ड्रग्स खिला दिया। जो सुनते के साथ ही वैंग यान जो होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ जिंग से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यान होता है वो अपनी आइस लेपर्ड की मदद से सीधे जो लो जियाओ जिंग होता है उसके ऊपर आइस ब्लेड स्टॉर्म अटैक को कर देता है। और अब जो उसका अटैक होता है वो सीधे जो डॉग होता है उसकी तरफ आने लगता है। जो देखते के साथ ही जियाओ जिंग डॉग से बोलता है कि ठीक है पीछे हट जाओ। जो सुनते के साथ ही डॉग भी जियाओ जिंग के पीछे आ जाता है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यान होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ जिंग से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम पीछे हट जाओगे तो मेरे अटैक से बच सकते हो? और इतना बोलते के साथ ही वो आइस हैमर का इस्तेमाल कराता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो आइस लेपर्ड होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे से जो डॉगी होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि इस बार जो डॉगी होता है वो भी उसके अटैक को डोज जो है वो नहीं कर पाता और सीधे आकर अटैक जो होता है वो उससे टकरा जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब डॉगी जो होता है वो भी आइस के अंदर कवर होना शुरू हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आइस लेपर्ड इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया? जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आइस लेपर्ड कैसे पावरफुल हुआ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जियाओ जिंग है वो यहाँ पर अब थोड़ा खतरे में है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यान होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग, पिछली बार तुम इसीलिए मुझसे जीत गए थे क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हें थोड़ा हल्के में ले लिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपनी असली पावर जो है वो दिखाने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इस डीन के ऊपर आ जाता है, जो कि डीन से बोलता है कि डीन शू, आपको क्या लगता है कि जो मेरा बेटा है उसका टैलेंट जो है वो जियाओ जिंग से ऊपर है ना? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीन होती है उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में सोचती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आइस लेपर्ड है वो ये अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाए। पक्का इन लोगों ने यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार के ड्रग का इस्तेमाल किया है, लेकिन आखिर ये बेवकूफ़ फादर और बेटा ऐसा कैसे कर सकते हैं? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अभी भी जो डॉग होता है वो साइज के केस के अंदर बसा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद मेरा रेफरी चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ जिंग का जो डॉग है वो यहाँ पर आइस के अंदर फंसा हुआ है, अगर वो यहाँ पर हारा भी नहीं तो कम से कम बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगा। और सिचुएशन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो इस केस से बाहर आने वाला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट है वो पहले ही डिसाइड हो चुका है? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो जियाओ जिंग है वो इस फाइट को हारने वाला है और उसकी जो जर्नी थी वो यहीं पर ही ख़त्म होने वाली है? जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इन लोगों को ऐसा लगता है कि जो मेरा डॉगी है वो इस आइस के केस से नहीं निकल सकता? क्या सच में इन लोगों को ऐसा लगता है कि जिसने कि इन माउंटेन के अंदर 100 से भी ज़्यादा मैजिकल बीस्टों को मार दिया था वो ऐसी मामूली सी आइस के अंदर फंस कर रह जाएगा? और अब इतना सोचकर जियाओ जिंग चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जल्दी से फायर लोटस का इस्तेमाल करो। जोसन का डॉगी भी फायर लोटस का इस्तेमाल करते हुए जो वो आइस होती है उसे वहाँ पर तोड़ देता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो वैंग यान होता है वो भी परेशान हो जाता है और वो अपने आइस लेपर्ड से चिल्लाते हुए बोलता है कि आइस लेपर्ड जल्दी से वहाँ से पीछे हटो।
जो सुनते के साथ ही जो आइस लेपर्ड होती है वो भी उस फायर से बचने के लिए पीछे की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डॉगी होता है वो एक और वहाँ पर जो लोटस फ्लेम होती है उसे बना लेता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में टीचर चैन कियान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये फायर लोटस का भी इस्तेमाल कर सकता है। जो सुनकर डीन भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि इस प्रकार की जो स्किल होती है उसे केवल वही भी इस्तेमाल कर पाते हैं जो कि पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जियाओ जिंग का डॉगी तो अभी से इसका इस्तेमाल कर पा रहा है, तो फिर आखिर ये फ्यूचर में क्या करेगा। और उसके इतना बोलते ही वॉइस डीन भी अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा जो है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इसे ज़िंदा रहने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डॉगी होता है वो आइस लेपर्ड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि आइस लेपर्ड जो होती है वो भी उस फायर लोटस से बच रही होती है। और जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। जियाओ जिंग का बीस्ट जो है वो यहाँ पर फायर लोटस का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि पूरी तरह से मिच्योर हो चुके बीस्ट की स्किल होती है। यकीन नहीं होता कि इसने इंटेल स्टेज पर होकर ही यहाँ पर जो ये एडवांस टेक्निक है उसे मास्टर कर लिया है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि आइस लेपर्ड जो होता है वो अपनी आइस की मदद से जो फायर लोटस होता है उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि डॉगी का जो फायर लोटस होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण जो आइस लेपर्ड होता है वो उसे नहीं संभाल पाता और सीधे जो अटैक होता है वो उससे टकरा जाता है। और अटैक टकराने के कारण हम देखते हैं कि आइस लेपर्ड की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस कारण वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और अब आइस लेपर्ड को इस तरह से हारता हुआ देखने के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और कोई भी कुछ नहीं बोल पाता। जिसके बाद में अब जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि ठीक है, जो फाइट है वो ख़त्म हो चुकी है और इस फाइट का विनर जो है वो जियाओ जिंग है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो भी जियाओ जिंग को शेयर करना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियाओ जिंग तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारा मॉन्स्टर भी अमेजिंग है, जो फायर लोटस था वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट स्क्रीन की तरफ देखो, वहाँ पर कुछ आ रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, जो जियाओ सिंह का डॉगी था उसने तो ब्रेक थ्रू कर लिया और वो इंटेल स्टेज के फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में जो जियाओ सिंह था उसने तो यहाँ पर रिकॉर्ड को कायम कर दिया, उसने केवल फाइट को जीत कर यहाँ पर जो फ्रेशमैन रैंकिंग के अंदर जगह थी वही नहीं बनाई, बल्कि इसने तो फाइट के दौरान तो अपने जो बीस्ट था उसके 2 लेवल जो है वो एक साथ में ब्रेक थ्रू करा दिए। सच में ऐसा तो हिस्ट्री के अंदर आज तक भी नहीं हुआ, ये तो सच में एक मिरेकल से कम नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो अपनी डॉगी की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि ब्लैक फैंग तुमने बहुत ही अच्छी फाइट की। और इतना बोलकर जियाओ सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर हम लोग जो थे वो हंटिंग के लिए जो ये नियान माउंटेन थी वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर बीस्टों के साथ में फाइट करने के कारण जो ब्लैक फैंग है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, स्पेशली लावालो एंड टाइगर के साथ में। क्योंकि उस टाइम पर हम लोगों के सामने बिल्कुल लाइफ एंड डेथ की जो सिचुएशन थी वो आ चुकी थी, वो मौत जो थी वो हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब थी, जिस कारण जो ब्लैक फैंग था वो बहुत ही ज़्यादा पुश हुआ, जिसका कि नतीजा जो है वो हमें इस फाइट के अंदर देखने के लिए मिला। क्योंकि जो ब्लैक फैंग था उसने केवल यहाँ पर अपने पंजों का ही इस्तेमाल करके जो आइस लेपर्ड की वॉल थी उसे तोड़ दिया था, जिससे कि देखने के लिए मिलता है कि ब्लैक फैंग की यहाँ पर जो फिजिकल पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो वो स्टीन होता है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी को एविडेंस की ज़रूरत है, तो प्रूफ कहाँ पर है। और वो स्टीन की इस बात को सुनने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये वो स्टीन जो है वो दोबारा से यहाँ पर क्या बकवास जो है वो करना शुरू कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वॉइस डीन के ऊपर आ जाता है, जो कि डीन से चिल्लाते हुए बोलता है कि कंपटीशन के अंदर जो रूल है उन्हें बिल्कुल साफ साफ जो है वो लिखा गया है, कोई भी यहाँ पर किसी दूसरे बीस्ट को जो है वो नहीं मार सकता। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो आइस लेपर्ड जो है वो आपकी आंखों के सामने मरा पड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब आपको यहाँ पर किस प्रकार का एविडेंस जो है वो चाहिए। एविडेंस जो है वो यहाँ पर आपकी आंखों के सामने है। जो सुनते के साथ ही एक और टीचर जो होता है वो भी बोलता है कि डीन, मैं मानता हूँ कि जो जियाओ जिंग है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसी के साथ में वो बहुत ज़्यादा रूथलेस भी है, हम लोग जो उसे यहाँ पर रहने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। जो सुनकर एक और टीचर जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ, जियाओ जिंग का जो कैरेक्टर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, हम लोग जो है वो इसे यहाँ पर रहने नहीं दे सकते, हमें इसे एक्सपेल जो है वो करना होगा। जो सुनते के साथ ही एक और टीचर जो होता है वो भी बोलता है कि डीन, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है वो यहाँ पर जियाओ जिंग को बचाने की कोशिश कर रही हो। जो सुनते के साथ ही डीन जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि देखो, हमारी एकेडमी जो है उसके अंदर यहाँ पर किसी के भी साथ में जुल्म जो है वो नहीं किया जाता, इस मैटर की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी, जिसके बाद में तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो मिलेगी। और इतना बोलकर वो वॉइस डीन की तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर किसी ने भी यहाँ पर बेफालतू की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की, जब तक कि सच नहीं आ जाता तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए इस बात को सभी लोग जो है वो अच्छे से अपने कान खोल कर सुन लेना।
और इतना बोलते के साथ ही जो डीन होती है वहाँ पर खड़े हुए जो गार्ड होती है उन्हें ऑर्डर देते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है जल्दी से जो भी डॉक्टर है उन्हें यहाँ पर लेकर आओ जा ताकि इस चीज़ का पता लग सके कि आखिर जो आइस लेपर्ड है उसकी मौत जो है वो किस कारण से हुई है। और डीन के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डॉक्टर जो होते हैं वो आइस लेपर्ड को चेक कर रहे होते हैं। जो देखने के बाद में डीन जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि डॉक्टर क्या आपको कुछ पता चला इस आइस लेपर्ड के बारे में। जो सुनते के साथ ही एक डॉक्टर जो होता है वो डीन से बोलता है कि डीन अगर ये बात की जाए इस आइस लेपर्ड की तो इसे बहुत ही ज़्यादा इटर्नल ब्लीडिंग जो है वो हुई है और मुझे लगता है कि इसका कारण जो है वो फायर लोटस हो सकता है। जो सुनते के साथ ही वॉइस डीन जो होता है वो कुछ होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था कि जो डीन है वो इतनी आसानी से इस मैटर को नहीं जाने देने वाली, वो इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी, इसीलिए मैंने पहले ही एकेडमी के जो डॉक्टर थे उनके साथ में बातचीत कर उन्हें अपनी तरफ कर लिया था। और अब इतना सोचकर वॉइस डीन जो होता है वो डीन से बोलता है कि डीन जैसा कि आपने सुन ही लिया है तो क्या आप अभी भी आप कुछ कहना चाहो कि डॉक्टर जो है वो साफ बोल रही है कि जो ये आइस लेपर्ड है इसकी मौत जो है वो जियाओ सिंह के कारण हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए जो वॉइस डीन होता है उसे बोलता है कि वॉइस डीन क्या मैं भी जान सकता हूँ कि आखिर जो आइस लेपर्ड है वो कौन से अटैक के कारण यहाँ पर सभी की आंखों के सामने मर गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सभी की लोगों की जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। क्या आप लोग जो है वो नहीं जानते हो कि जो फायर लोटस होता है वो एक सोल बर्निंग अटैक है जो कि सोल के ऊपर अटैक करता है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके कारण इटर्नल ब्लीडिंग हो जाए। जो सुनते के साथ ही एक और टीचर जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और बोलता है कि हाँ ये बात तो पूरी तरह से सच है और अगर बात की जाए अटैक की तो हम सभी लोगों ने उस अटैक को अपनी आंखों से देखा था, वो पक्का फायर लोटस ही था। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी टीचर होती है वो भी बोलती है कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, एक सोल अटैक जो है वो कभी भी फिजिकल डैमेज नहीं दे सकता, तो फिर आखिर इसकी मौत का कारण क्या हो सकता है, क्या डॉक्टर झूठ बोल रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर मैं एक बार दोबारा से आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने सही से जो ये आइस लेपर्ड है इसे चेक किया है। और अभी इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग डॉक्टर के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें ज़रा से पैसे के लिए यहाँ पर अपना जो कैरियर है उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखी है और अगर तुम नहीं भी बताते हो तो जो टीन है वो खुद इस चीज़ का पता कर लेगी, तो इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेना, ये तुम्हारे कैरियर का सवाल है। जो सुनते के साथ ही वो डॉक्टर भी अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे वो इस टीन को एक्सपोज कर देना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही वो डॉक्टर जो होता है वो डीन से बोलता है कि डीन मुझे लगता है कि ये मैटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं दोबारा से इस आइस लेपर्ड को अच्छे से चेक करना चाहता हूँ। जो सुनते ही डीन भी ओके बोल देती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि डॉक्टर अभी भी चेकिंग कर रहा होता है, जिसके बाद में वो डीन के पास में आ जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बोलने में अड़खड़ा रहा होता है। जो देख कर डीन उससे बोलती है कि ठीक है बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से सही से मुझे बताओ कि ये कैसे मरा। जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर होता है वो रिपोर्ट दिखाते हुए डीन से बोलता है कि डीन जो ये आइस लेपर्ड था इसकी मौत किसी अटैक के कारण नहीं हुई, बल्कि इसने फ्रीजन पिल जो थी वो खा ली थी जिसके कारण इसकी मौत हो गई। जो सुनते के साथ ही वैंग यान जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए डॉक्टर से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, तुम क्या जानबूझकर मुझे फंसाना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वैंग यान जो होता है वो डीन के सामने घुटनों पर बैठकर उसे बोलता है कि डीन प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने जो फ्रीजन पिल थी वो अपनी आइस लेपर्ड को नहीं खिलाई। जो सुनते ही डॉक्टर जो होता है वो डीन से बोलता है कि डीन जैसा कि आप रिपोर्ट को टेस्ट कर सकते हो, इसे मैंने खुद यहाँ पर अच्छे से चेक किया है। जो आइस लेपर्ड था उसने पक्का यहाँ पर जो फ्रीजन पिल थी उसे कंज्यूम किया था और उस फ्रीजन पिल को खाने के कारण जो आइस लेपर्ड था वो फ्रीजन स्टेट के अंदर चला गया, जिसका वो ब्लैक लिस्ट के कारण मारा गया। जो सुनते के साथ ही अब जो डीन होती है वो वैंग यान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि जो एविडेंस है वो सभी लोगों की आंखों के सामने है, लेकिन उसके बाद भी क्या तुम इस चीज़ से मुकरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग यान होता है वो अपने फादर के पास में आते हुए बोलता है कि फादर फादर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जो सुनकर एक जो टीचर होता है वो बोलता है मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वॉइस डीन वैंग का जो बेटा है वो इतना ज़्यादा रूथलेस होगा। इसने तो यहाँ पर बस एक मैच को जीतने के लिए अपने ही बीस्ट को इतना खतरनाक ड्रग खिलाकर उसकी जान ले ली। जो सुनते के साथ ही जो एक और टीचर होती है वो भी बोलती है कि सच में ये पर्सन तो पूरी तरह से हार्टलेस है, आखिर ऐसे पर्सन के ऊपर यकीन कैसे किया जा सकता है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो वो इस डीन होता है वो डीन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि डीन क्या प्लीज़ आप मेरे बेटे को एक और चांस जो है वो दे सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो डीन होती है वो गुस्से में देखते हुए उससे बोलती है कि वो इस डीन अपनी पोजीशन के बारे में मत भूलो, तुम केवल एक फादर ही नहीं हो बल्कि तुम अजूरा ड्रैगन एकेडमी के वो इस डीन भी हो। इसीलिए अगर तुम यहाँ पर इस मैटर को कवर करना चाहते हो तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को साथ में ही अजूरा ड्रैगन एकेडमी से निकालने में। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम भी अपने बेटे के साथ में यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो स्टीन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैम इट अब कोई रास्ता जो है वो नहीं बचा, मुझे नहीं लगता कि जो डीन है वो इस मैटर को इतनी आसानी से जाने देने वाली है।
और अब इतना सोचकर जो वो स्टीन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो वैंग यान था उसने अपने बीस्ट को बीस्ट फ्रीजन पिल खिलाकर ये जो एकेडमी थे उसका रूल को तोड़ा है, इसीलिए वैंग यान को एकेडमी के अंदर से एक्सपेल किया जाता है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यान होता है वो रोने लगता है, रोते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर आप मुझे एक्सपेल नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो डिवोर्स डीन होता है वो वैंग यान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि बेटे यहाँ पर अब हम लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर सारी राजे जो है वो सामने आ चुके हैं, तो इसीलिए मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारा बदला जो है वो जरूर लेकर रहूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो डीन होता है वो वैंग यान को फेंकते हुए गार्डों से बोलता है कि ठीक है इसे उठाकर एकेडमी के बाहर फेंक दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है ये मैटर खत्म हो गया, तो अब जो टॉप 8 की लिस्ट है वो आप लोगों के सामने आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि टॉप 8 की जो लिस्ट होती है वो आ जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सबसे पहले मोरोंग जिन होती है, फिर जियाओ सिंह होता है, फिर मोरोंग यांगशु होता है, फिर झाओ टियानमिंग होता है, फिर फैन रुओ होती है, फिर झाओ शुई होती है, फिर शनवुन पेंग होता है, फिर लिन एन झाओ होता है। जो देखते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो जियाओ सिंह के लिए चीयर करने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में जियाओ सिंह तो मुझे लगता है कि सभी फ्रेशमैन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जियाओ सिंह की अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो टॉप 8 के अंदर आ गया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे ही नहीं लगता कि वैंग यान के साथ में इसकी फाइट देखने के बाद में अब कोई भी जो है वो जियाओ सिंह को अंडर एस्टिमेट करने वाला है। जो सुनकर यांग शो जो होता है वो मोरोंग जिन से बोलता है कि सिस्टर जो जियाओ सिंह है वो टॉप 8 के अंदर आ चुका है। जिस टाइम पर कंपटीशन हुआ था इन यान माउंटेन के ऊपर तो उसके अंदर इसने आपके काफ़ी सारे बीस्टों को छीना था, तो इसीलिए मैं आपका बदला ज़रूर लूँगा। जो सुनकर मोरोंग जिन बोलती है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जियाओ सिंह से जो मेरा बदला है वो मैं खुद लूँगी। और इतना बोलते के साथ ही वो जियाओ सिंह का जो नाम होता है उसे देखने लगती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि जियाओ सिंह को देखते हुए बोलता है कि ब्रदर जियाओ सिंह बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, आप टॉप 8 के अंदर आ चुके हो। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं केवल टॉप 8 के अंदर आया हूँ, इसीलिए इसके लिए इतना ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो वो शैंग होता है वो उसे बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग जो है वो इस चीज़ के लिए पक्का सेलिब्रेट करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वॉइसटीन के ऊपर आ जाता है, जो कि जियाओ जिंग को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जियाओ जिंग इतनी जल्दी सेलिब्रेट करने मत लग जाना। और अब वॉइसटीन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ जिंग के रूम के ऊपर आ जाता है, जो कि कोई आकर वहाँ के गेट को तोड़ देता है। और वहाँ पर हमें किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि जब तुम घर पर वापस आओगे तो इस नज़ारे को देखने के बाद में तुम कितने ज़्यादा खुश होते हो। और अब उसके इतना से बोलते ही हमारा व्यू जियाओ सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने घर की तरफ आ रहा होता है। आते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में वो शैंग मुझे सेलिब्रेट करने ले गया, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और चलो अब फाइनली मैं कम से कम घर जा पाऊँगा और सिस्टर को इस बारे में बता पाऊँगा। और इतना बोलते ही जियाओ सिंह जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है तो वो घर की हालत देखकर हैरान रह जाता है, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, घर की हालत ऐसी कैसे हो गई और सिस्टर कहाँ पर है। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो शी मिंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि जियाओ सिंह को देखते के साथ ही रोते हुए उसके गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है कि ब्रदर जो सीनियर सिस्टर रो थी उसे एक मास्क मैन जो है वो यहाँ से लेकर चला गया। जो सुनकर जियाओ सिंह भी हैरान रह जाता है, जिसके बाद में वो जो शीमिंग होती है उसे शांत करते हुए उसे बोलता है कि शीमिंग तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो, मैं सिस्टर रुओ को बचा लूँगा, उसे मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो जो शीमिंग के हाथ में लेटर होता है उसे पढ़ने लगता है, जिसमें कि लिखा होता है कि अगर तुम अपनी सिस्टर को बचाना चाहते हो तो चुपचाप अकेले जो यिन्नान माउंटेन है वहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारा वहीं पर ही इंतज़ार करूँगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो यिन्नान माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ सिंह जो होता है वो भी आ चुका होता है। और आगे की तरफ पढ़ते हुए जो जियाओ सिंह होता है वो अपने मन में सोचता है कि उस पर्सन ने यहाँ पर मेरी सिस्टर को उठा लिया, लेकिन आखिर वो पर्सन कौन हो सकता है। और इतना सोचकर जियाओ सिंह जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे पता लगता है कि जो उसकी सिस्टर होती है वो बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर पड़ी होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो वो डीन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए जियाओ सिंह से बोलता है कि तुम्हें अपनी सिस्टर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इसे नहीं मारा। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि चुपचाप मेरी सिस्टर को जाने दो। जो सुनकर वो डीन जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि आखिर मैं कौन हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इस टाइम पर मेरी केवल एक ही पर्सन से दुश्मनी है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वैंग यान है, लेकिन वैंग यान के अंदर ना तो पावर है और ना ही हिम्मत कि वो किसी पर्सन को किडनैप कर सके, तो इसका मतलब ये साफ है कि तुम उसके फादर हो। जो सुनते के साथ ही वो डीन जो होता है वो हंसते हुए अपने सर के ऊपर से कपड़ा उतारने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि जियाओ जिंग तो सच में तुम एक जीनियस हो, जैसा कि तुमसे उम्मीद की जा सकती थी।
तुम्हारा टैलेंट इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि मैं खुद तुम्हारे टैलेंट का दीवाना हूँ। अगर किस्मत से तुम मेरे बेटे होते तो मैं पर्सनली तुम्हें ट्रेन करता और पूरे नेशन का सबसे पावरफुल बीस्ट टेमर जो है वो ज़रूर बनाता। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, लेकिन उसी के साथ में तुमने जो मेरा बेटा था उसे चोट पहुँचाई। उस तुम्हारे कारण जो मेरा बेटा था उसे एकेडमी के अंदर से एक्सपेल होना पड़ गया। तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वो स्टेन होता है वो वहाँ पर अपना जो बीस्ट होता है उसे निकाल लेता है, जो कि एक भालू होता है। और जो वो स्टेन होता है वो जियाओ सिंह को बताता है कि अगर मेरे रॉक डीमन बियर की बात की जाए तो ये एक किंग क्लास का बीस्ट है। और मेरे अगर इस बीस्ट की पावर की बात की जाए तो ये केवल फिजिकल में ही पावर नहीं फुल नहीं है, बल्कि इसका डिफेंस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसी के साथ में ये अपने अपोनेंट की जो स्किल होती है उसे भी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो केवल 1 स्टार के बीस्ट टेमर हो, तो कि तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम किंग क्लास का जो बीस्ट है उसका सामना कर पाओगे? जियाओ जिंग, तुम्हारा यहाँ पर सामना करने का कोई भी चांस नहीं है, तो इसीलिए तैयार हो जाओ क्योंकि आज यहीं पर ही तुम्हारा खात्मा जो है वो होने वाला है। और अब वॉइस टेन की इस बात को सुनने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में जो वॉइस टेन होता है उसे बोलता है कि वॉइस टेन मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे डर है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट जो है वो होने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि क्या सच में क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए जो वो छोटा सा पपी है उसे भेजने वाले हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारा वो पपी जो है वो यहाँ पर मेरा जो किंग लेवल का बियर है उसका सामना कर पाएगा? जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो अपनी बॉडी से 9 टेल फॉक्स को निकालने के लिए तैयार हो जाता है और उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास में केवल एक ही बीस्ट है? और अब जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो पूरा आसमान होता है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग भी नज़र आने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो वो टीन होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये और तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो 9 टेल फॉक्स होती है वो बाहर आ जाती है, जो कि बाहर आते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलती है कि मोर्टल आके तुमने इस टाइम पर मुझे समन क्यों किया? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कितने प्यार से सो रही थी? इस तरह से मेरी नींद को ख़राब करने के कारण जो मेरी ब्यूटी है वो भी ख़राब हो सकती है, इसीलिए अगर आगे से मुझे समन करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो 9 टेल फॉक्स से बोलता है कि लूली, मैं चाहता हूँ कि जो ये बीस्ट है तुम इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही जो 9 टेल फॉक्स होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि ठीक है, अगर मैंने इस बीस्ट को ख़त्म कर दिया तो उसके बाद में क्या तुम मुझे आराम से सोने दोगे? जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर एक बार तुम इस बीस्ट को ख़त्म कर दोगी तो उसके बाद में तुम जितनी देर तक भी सोना चाहो उतनी देर तक आराम से सो सकती हो। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही जो वो स्टीन होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बीस्ट का जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल भी हल्के में जो है वो नहीं ले सकता, मुझे बहुत सोच समझ कर अपनी चाल जो है वो चलनी होगी। और अब इतना सोचते के साथ ही वॉइस डीन जो होता है वो वहाँ पर उसका जो बियर होता है उसे अटैक करने के लिए बोल देता है। जो सुनते के साथ ही वो बियर भी सीधे 9 टेल फॉक्स की तरफ अटैक करने के लिए जाने ही लगता है। जो देखते के साथ ही 9 टेल फॉक्स जो होती है वो भी जैसे ही घूर के उसकी तरफ देखती है, तो उसके ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा जो होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिस कारण अब वो जो बियर होता है वो भी वहीं पर ही रुक जाता है। और हम देखते हैं कि 9 टेल फॉक्स के उस ऑरा के प्रेशर के कारण जो वो बियर होता है वो इतना ज़्यादा घबरा चुका होता है कि वो एक ही जगह पर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कि वो जम चुका हो। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो वो स्टीन होता है वो घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो एक 9 टेल फॉक्स हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो स्टीन होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुमने जो नेशनल वांटेड बीस्ट किंग क्लास की 9 टेल फॉक्स है उसके साथ में कांटेक्ट किया हुआ है। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए वॉइस टीन से बोलता है कि वॉइस टीन, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक नेशनल वांटेड है, लेकिन यहाँ पर इसे समन करने का रीज़न केवल एक ही है, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं है तुम्हें यहाँ से वापस जिंदा जाने देने का, तुम आज यहीं पर ही मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही वॉइस टीन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रैट, मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी बस तुम एक 1 स्टार के बीस्ट मास्टर और वहीं में एक 6 स्टार का बीस्ट मास्टर हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो स्टीन होता है वो अचानक से एक एनर्जी जो होती है वो सीधे जो उसका बियर होता है उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। और अब जैसे ही वो ऐसा करता है तो हम देखते हैं कि बियर की बॉडी के अंदर से अचानक से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। और अब जो वो डीन होता है वो हंसते हुए जियाओ सिंह से बोलता है कि जियाओ सिंह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 9 टेल फॉक्स कितनी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तुमने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जो कि अभी केवल 1 स्टार का बीस्ट टेमर है, तो इसीलिए जो अकेली 9 टेल फॉक्स है वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो डीन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जियाओ सिंह से बोलता है कि ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली 6 स्टार बीस्ट टेमर मास्टर की पावर जो है वो कितनी ज़्यादा होती है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बियर की बॉडी के अंदर से और भी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिस कारण वो देखने में और भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जिसे देखते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो डार्क मिस्ट है, क्या ये डार्क एलिमेंट का बीस्ट है। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हमें उस बियर के बारे में बताया जाता है कि ये इस प्रकार के क्रिएचर होते हैं जो कि ह्यूमन और जो बीस्ट होते हैं उनके ब्लड को कंज्यूम कर कर खुद को पावरफुल बनाते हैं। और अब जो जियाओ जिंग होता है वो चिल्लाते हुए वॉइस टीन से बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि हमारे सिटी के अंदर से जो लो लेवल के बीस्ट थे वो लगातार पिछले 5 सालों से गायब हो रहे थे, उन सभी के पीछे तुम ही थे। जो सुनते के साथ ही वॉइस टीन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। और हम देखते हैं कि वॉइसटीन के चेहरे के ऊपर एक स्केलेटन का सिंबल आ जाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जितने भी बीस्ट मारे गए हैं उन सभी के कारण जो मेरा डीमन बियर है वो पावरफुल बना है, तो इसीलिए तुम कह सकते हो कि उनकी मौत बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। और अब वॉइसटीन के चेहरे के ऊपर बने हुए स्कल को देखते के साथ ही जियाओजिंग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये रेड स्कल गिल्ड से बिलोंग करता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो नरेटिंग वॉइस होती है वो हमें बताती है कि डार्क एलिमेंट के जो बीस्ट मास्टर थे उनके द्वारा एक साथ में मिलकर एक इविल ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसे बनाया गया। और इस इविल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल 5 गिल्ड जो है वो हुआ करती थी, जिनमें से रेड स्कल गिल्ड भी एक थी। और नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो वॉइसटीन से बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग हैं वो क्या कहेंगे जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा कि अजूरा ड्रैगन एकेडमी का जो वॉइसटीन था वो असल में रेड स्कल गिल्ड का एक मेंबर था। जो सुनते के साथ ही जो वॉइसटीन होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी जो है वो पता लग चुकी है, इसीलिए अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले। अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए मैं तुम्हें आज यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि मास्टर अभी आपकी जो करंट एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी एनर्जी को अनलीश कर पाओगे कि मैं अगला अपना जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर पाऊँ। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए मेरे पास में यहाँ पर दूसरा तरीका है। और इतना बोलते के पास साथ ही वो अपने पास से एक पिल जो होती है उसे निकाल कर खा लेता है। और अब जैसे ही जियाओ जिंग उस पिल को खाता है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही वॉइसटीन जो होता है वो भी अपने बीस्ट को अटैक करने के लिए भेज देता है। चिल्लाते हुए जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन आज तुम्हारा अंत यहीं पर ही होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो नाइन टेल फॉक्स से बोलता है कि ठीक है लोली, अटैक के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो भी तैयार होते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और नाइन टेल फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वॉइसटीन का जो बीस्ट होता है वो सीधे उन लोगों के पास में आ जाता है और अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। जो देखते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो नाइन टेल फॉक्स होती है उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोल देता है। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो भी खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि वो अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है। और अपनी नाइन टेल फॉक्स की फॉर्म के अंदर आते के साथ ही वो रोर करना शुरू कर देती है, जिस कारण हमें आसमान के अंदर एक काफ़ी बड़ी आँख जो होती है वो नज़र आने लगती है। और हम देखते हैं कि उस आँख के अंदर से एक अटैक जो होता है वो सीधे निकल कर जो वॉइसटीन का बीस्ट होता है सीधे उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि उस आँख का जो अटैक होता है वो उस बीस्ट के आर पार हो जाता है। और केवल उस बीस्ट के ही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि जो वॉइसटीन होता है उसकी भी बॉडी के आर पार हो जाता है। जो देखकर वॉइसटीन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता, मैं डार्क गिल्ड का एक मेंबर हूँ। और वॉइसटीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब अगले ही पल जो वॉइसटीन होता है वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर कि उसकी बॉडी के अंदर भी आग लगना शुरू हो जाती है। और अब जो जियाओ जिंग होता है वो वॉइसटीन को वहीं पर ही जलता हुआ छोड़कर नाइन टेल फॉक्स के साथ में वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से जियाओ जिंग जो होता है वो गिरने लगता है, जो देखकर जियाओ जिंग अपने मन में सोचता है कि क्या ये जो ड्रैगन स्पिरिट पिल थी उसे खाने का साइड इफ़ेक्ट है। और अब इतना सोचते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जो देखकर नाइन टेल फॉक्स भी हैरान रह जाती है। जिसके बाद में वो जियाओ जिंग को मारकर उठाना शुरू कर देती है और वो उसे उठाते हुए बोलती है कि मास्टर मास्टर उठिए, आप इस तरह से छोड़कर मुझे नहीं जा सकते। लेकिन नाइन टेल फॉक्स के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कोई पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है, जो देखकर नाइन टेल फॉक्स चिल्लाने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वो पर्सन जो होता है वो नाइन टेल फॉक्स की गर्दन पकड़ लेता है। और हमें पता लगता है कि उस नाइन टेल फॉक्स की गर्दन पकड़ने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि जियाओ जिंग की असल में सिस्टर होती है।
जिसे देखने के बाद में नाइन टेल फॉक्स भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये किस प्रकार का अजीब सा हो रहा है। और नाइन टेल फॉक्स के इतना सोचते के साथ ही जियाओ जिंग की सिस्टर जो होती है वो उस नाइन टेल फॉक्स से बोलती है कि अच्छा तो असल में तुम एक नाइन टेल डीमन फॉक्स हो। सच बताओ तो मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि खुद सभी मैजिकल क्रिएचरों की जो एम्पर है उसने यहाँ पर जो मेरा भाई है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना लिया। और जियाओ जिंग की सिस्टर के इतना बोलते के साथ ही जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि ये तो ड्रैगन की पावर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ जिंग की सिस्टर की बॉडी के अंदर से बहुत ही खतरनाक पावर जो होती है वो रिलीज होने लगती है, जो देख कर नाइन टेल फॉक्स अपने मन में सोचती है कि इसका तरह की खतरनाक ड्रैगन पावर जो है वो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर आज तक नहीं देखी। और अब इतना सोचते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो जियाओ जिंग की सिस्टर से बोलती है कि असल में तुम तो जियाओ जिंग की यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टर हो, तो फिर उसके बाद में भी तुम्हारे अंदर इस तरह की ड्रैगन एसेंस की पावर जो है वो कैसे हो सकती है, असल में तुम हो कौन। और अब नाइन टेल फॉक्स की इस बात को सुनते के साथ ही जियाओ जिंग की जो सिस्टर होती है वो नाइन टेल फॉक्स को चुप कर देती है और उसे चुप करते हुए उसे बोलती है कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कि तुम्हारे जैसी एक मामूली सी बीस्ट जो है वो अंदाज़ा लगा सके। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो नाइन टेल फॉक्स को छोड़ देती है और उसे छोड़ते हुए उसे बोलती है कि अभी के टाइम पर मैं जियाओ जिंग की सिस्टर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए बस तुम मुझे जियाओ जिंग की सिस्टर ही समझो। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग की जो सिस्टर होती है वो अपनी एनर्जी जो होती है वो जियाओ जिंग की बॉडी के अंदर डालने लगती है, जो देखने के बाद में नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो जियाओ जिंग की सिस्टर से पूछती है कि आखिर इसे असल में क्या हो गया, ये अचानक से ही बेहोश हो गया। जो सुनकर जियाओ जिंग की जो सिस्टर होती है वो उसे बताती है कि लगता है कि इसने किसी इस प्रकार के पोशन को लिया होगा जिस जो कि टेम्परेरी तौर पर इसकी पावर जो है वो बढ़ा सके, और ये उसी के ब्लैकलेस के कारण हुआ है कि ये इस स्टेट में पहुंच गया। लेकिन तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जियाओ जिंग की जो इंजरी है वो ज़्यादा नहीं है, 2-3 दिन के आराम के बाद में ये ठीक हो जाएगा। जो सुनकर नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग की जो सिस्टर होती है वो उठ के वहाँ से जाने लगती है, जो देख कर नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो उसे बोलती है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो। और नाइन टेल फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग की जो सिस्टर होती है वो उठकर वहाँ पर कोई स्पेल जो होता है वो कहना शुरू कर देती है, जिसका वहाँ पर काफ़ी सारे शब्द जो होते हैं वो निकल कर आसपास में फैलने लगते हैं। और उसके ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि आसपास की जो जगह तबाह हो चुकी थी वो दोबारा से रिस्टोर होना शुरू हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो भी हैरान हो जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो ड्रैगन विस्पर है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल यूनिक टेक्निक होती है जिसका कि केवल वही इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास में प्योर ड्रैगन ब्लड होता है। इस ड्रैगन विस्पर टेक्निक की मदद से हम किसी भी तबाह हो चुकी जो चीज़ होती है उसे दोबारा से उसकी पुरानी वाली स्थिति के अंदर लेकर आ सकते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ जिंग की जो सिस्टर होती है वो आसपास के जो पेड़ होते हैं उन्हें भी रिस्टोर करना शुरू कर देती है और उन्हें रिस्टोर करते हुए हंसते हुए बोलती है कि आज रात किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक बैटल हुई थी। केवल यहाँ पर 3% जो है उसे ही इस बारे में पता है, एक मैं हूँ, एक तुम और दूसरा तीसरा जियाओ जिंग है, और मुझे नहीं लगता कि हम तीनों में से कोई भी इस बारे में बात करने वाला है। और अब जियाओ जिंग की सिस्टर के चेहरे के ऊपर स्कल को देखते के साथ ही जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो प्लेटिनम स्कल है, और अगर मैं सही हूँ तो केवल एक ही प्योर ब्लड लाइन वाले ड्रैगन के पास में ये प्लेटिनम स्कल मौजूद थे। और अगर उस ड्रैगन के नाम के बारे में बात की जाए तो उसका नाम जो है वो क्योश ड्रैगन था। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग की जो सिस्टर होती है वो नाइन टेल फॉक्स की तरफ घूर कर देखने लगती है, जिसके बाद में अब वो हम देखते हैं कि जियाओ जिंग की सिस्टर के पीछे एक काफ़ी पावरफुल ड्रैगन जो होता है वो हमें दिखाई देता है। और जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो नाइन टेल फॉक्स से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि जो ड्रैगन एम्परर है उसने तुम्हारे ऊपर इनाम रखा हुआ है, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ब्रदर के साथ में यहाँ पर सोन ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करो और उसके साथ में हमेशा लॉयल रहो। जब भी मेरा भाई जो है वो मुसीबत के अंदर पड़ेगा तुम्हें मेरे भाई की मदद जो है वो करनी होगी, और अगर तुमने मेरे भाई को धोखा देने के बारे में सोचा भी तो याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा जो है वो नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और अब जियाओ जिंग की सिस्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जियाओ जिंग की जो सिस्टर होती है वो उसे बोलती है कि और एक और चीज़ जो कि तुम्हें अच्छे से याद रखनी होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम मेरे भाई को मेरी आइडेंटिटी जो है वो नहीं बता सकती। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होता है वो होश में आ जाता है, जहाँ पर कि उसके पास में जो जियाओ जिंग की सिस्टर और डीन होती है वे दोनों भी मौजूद होती है। और अब जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग चलो फाइनली तुम होश में आ गए, क्या तुम जानते भी हो कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा डर गई थी, मुझे तो लगा था कि तुम शायद होश में ही नहीं आओगे। जो सुनकर जियाओ जिंग हंसते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर क्या आप प्लीज़ मेरे ऊपर से उठ सकती होगी कि इस तरह से तुम्हें सांस भी नहीं ले पा रहा।
लेकिन सिस्टर एक चीज़ जो है वो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया और मेरे बेहोश होने के बाद में वहाँ पर क्या हुआ था। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग की जो सिस्टर होती है वो बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि उस टाइम पर क्या हुआ था। जैसे ही मुझे होश आया तो मुझे पता लगा कि मैं ये नान माउंटेन के ऊपर थी और मेरे सामने तुम बेहोश पड़े थे, तो इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं सोचा और सीधे तुम्हें उठाकर वहाँ से हॉस्पिटल के अंदर लेकर आ गई। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी सिस्टर जो है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी है, इसीलिए उसने नाइन टेल फॉक्स जो है उसकी प्रेजेंस को वहाँ पर महसूस नहीं किया और वो सही टाइम पर छुप गई होगी। और जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही जो डीन होती है वो जियाओ जिंग को बताती है कि जियाओ जिंग, चूंकि तुम पिछले 3 दिनों से बेहोश थे तो इसीलिए तुमने जो रैंकिंग मैच का सेमीफाइनल और फाइनल था उन दोनों को मिस कर दिया, जिस कारण जो मोरोंग जिन है उसने फर्स्ट रैंक जो है उसे प्राप्त किया है। और अगर वहीं मोरोंग यांगशू की बात की जाए तो उसने सेकंड रैंक जो है उसे प्राप्त किया है। सच बताओ तो मुझे शुरू में लगा था कि जो फर्स्ट रैंक है उसे तुम ही प्राप्त करोगे, लेकिन बदकिस्मती से तुमने जो अपनी फर्स्ट रैंक पाने का चांस था उसे खो दिया। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो डीन से बोलता है कि डीन, क्या आप इस चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि आखिर में जो ये नान माउंटेन थी उसके ऊपर क्यों गया था। और अब जियाओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो डीन होती है वो भी अचानक से चुप हो जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि डीन थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और सीरियस होते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि जिस दिन तुम गायब हुए थे उसी दिन से जो वो स्टीन है वो भी गायब है। और अब डीन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या डीन ने इस बारे में डिस्कवर कर लिया। और जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही जो उसकी सिस्टर होती है वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि अगर इसने यहाँ पर जियाओ जिंग को पकड़ने की कोशिश की तो चाहे फिर मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इसे यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो डीन होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि मैं अभी भी जो ये मैटर है इसे इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और मुझे यकीन है कि तुम पूरी तरह से इनोसेंट हो। और उसी के साथ में अगर वो स्टीन की बात की जाए तो उसकी पोजीशन जो है वो मैंने चेंज कर दी है। और अब डीन की बात को सुनते के साथ ही जियाओ जिंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो डीन है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। और जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही जो डीन होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि मेरे यहाँ पर आने का केवल रीज़न यही नहीं था कि मैं तुम्हारी हेल्थ जो थी वो देखना चाहती थी। असल में मेरे यहाँ पर आने का एक और रीज़न था, मैं तुम्हें जो नोवा टूर्नामेंट था उसके बारे में बताना चाहती हूँ। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो डीन से पूछता है कि आखिर ये नोवा टूर्नामेंट क्या होता है। जोसन का डीन जो होती है वो जियाओ चिंग को बताती है कि अगर नोवा टूर्नामेंट की बात की जाए तो ये एक ग्रैंड कंपटीशन होता है जिससे कि जो 4 बड़ी बीस्ट टेमिंग एकेडमी है उनके बीच में कराया जाता है। पहली है किंगलोंग एकेडमी, दूसरी है बाइहू एकेडमी, तीसरी है जान क्यूग एकेडमी, चौथी है जुआनवू एकेडमी। और चारों एकेडमी जो है वो अपने एकेडमी के अंदर से 3-3 स्टूडेंट जो होते हैं फ्रेशमैन उन्हें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए भेजती है, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, जो कि एकेडमी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। अगर बात की जाए किंग लॉन्ग एकेडमी की तो जो किंग लॉन्ग एकेडमी है अगर उसके अंदर सबसे गिफ्टेड पर्सन की बात की जाए तो डिस्कशन के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो केवल एक ही नाम को मेंशन करते हैं, जो कि ये शेंग नियांग है। लेकिन इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी जिस टाइम पर पिछले साल उसने नोवा टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो वो उस फाइट को हार गई थी, क्योंकि उसका मैच जो है वो बाई हुई एकेडमी की जो ली मू चैंग थी उससे हुआ था, जिसका यहाँ पर हमारी जो एकेडमी थी उसे केवल सेकंड पहले से प्राप्त हुआ। लेकिन सच बताओ तो मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम हमारी किंग लॉन्ग एकेडमी को रिप्रेजेंट करो, जो हमारी किंग लैंग एकेडमी की ग्लोरी है उसे वापस से लेकर आओ। और तुम्हारे पास में भी ये एक मौका होने वाला है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेट है कि जो फ्रेशमैन रैंकिंग कंपटीशन था उसके अंदर तुम फर्स्ट रैंक को प्राप्त नहीं कर पाए, तो इस चीज़ का जो भुगतान है वो तुम यहाँ से कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो डीन से बोलता है कि डीन, चूंकि ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो क्या इसके अंदर जो एंट्री है उसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट है। जो सुनते के साथ ही डीन जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, चूंकि ये कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल का होता है, तो इसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए भी 2 कंडीशन ही होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि तुम्हारे पास में कम से कम 2 बीस्ट होने चाहिए, और उससे अलग है अगर यहाँ पर जो बीस्ट टेमर है उसके स्टार की बात की जाए तो वो कम से कम 2 स्टार का बीस्ट टेमर होना चाहिए। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि ये कंपटीशन जो है वो अगले महीने होने वाला है, इसीलिए मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम अगले महीने तक अपनी जो तैयारियां है उसे कंप्लीट कर लोगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो टीन है उसे सच में मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, उसी के साथ में ये हमेशा ही मेरी मदद करती रही है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं डीन को बिल्कुल भी हारते हुए जो है वो नहीं देख पाऊंगा। और इसी के साथ में मैं भी जो बाई हुआ एकेडमी है उसकी स्ट्रेंथ को देखना चाहता हूँ, जिसने कि असल में जो ये शुआंग नियांग थी उसे हरा दिया था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो डीन से बोलता है कि डीन, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो टूर्नामेंट का फर्स्ट पैलेस है वो हमारा ही होगा।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद जो ये नान माउंटेन होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ जिंग जो होता है वो आते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर नोवा कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो कम से कम 2 बीस्टों के को साथ में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर बात की जाए इस कंडीशन की तो मैं इस कंडीशन को पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास में पहले से ही 2 बीस्ट मौजूद है। लेकिन चूँकि जो नाइन टेल फॉक्स है वो एक नेशनल क्रिमिनल है, तो इसीलिए मैं उसे पब्लिक के सामने जो है वो नहीं निकाल सकता। और वहीं अगर दूसरी तरफ ब्लैक फैंग की बात की जाए तो जो ब्लैक फैंग है वो भी अभी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो केवल अपनी इंटर्न फॉर्म की 3rd स्टेज पर है। तो इसीलिए मुझे कुछ भी कर उसे भी ब्रेक थ्रू जो है वो कराना होगा, क्योंकि अगर मैं उसे इसकी इस हालत में कंपटीशन के अंदर लेकर गया तो वो हर हाल में वहाँ पर हार जाएगा। तो इसीलिए आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं उसे एडवांस करा कर रहूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपने डॉगी को निकाल लेता है, और उसे निकालने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो अपनी स्पेस रिंग के अंदर से भी कुछ सामानों को निकालने लगता है, और उन्हें निकालते हुए बोलता है कि अच्छा है कि मैंने पहले से ही सारे सामान जो थे उनका इंतज़ाम कर लिया था। डेन के चले जाने के बाद में मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जो है वो हो गया था, जिसके बाद में मैं स्काई स्कोर गिल्ड के अंदर गया, जहाँ से कि मैंने अपनी जो बीस्ट डॉक्टर की सैलरी थी वो उसकी मदद से अपनी 5 एलिमेंट के जो यहाँ पर मटेरियल थे उन सभी को ले लिया, जिनकी मदद से मैं अपने ब्लैक फैंग को यहाँ पर इन्वॉल्व कर पाऊँगा। और उससे अलग भी मेरे पास में और भी काफ़ी सारे मटेरियल है जो कि मुझे जो ये नान माउंटेन के ट्रायल के अंदर और इसी के साथ में फ्रेश मैन रैंकिंग कंपटीशन के अंदर मिले हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो सारे मटेरियलों को निकाल लेता है, निकालते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारे एवोल्यूशन के लिए काफ़ी रहेगी, तो ठीक है जल्दी से इन्हें खाना शुरू करो। और अब जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डॉगी होता है वो भी सारे के सारे जो मटेरियल होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो देख कर जियाओ जिंग बोलता है कि ठीक है इसने अपने काम को शुरू कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो नाइन टेल फॉक्स को भी निकाल लेता है, और उसे निकालते हुए उसे बोलता है कि लूली जो ब्लैक फैंग है वो एडवांस होने वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो अपनी बर्जर फॉर्म में चला जाए, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहकर जगह को गार्ड करो। जो सुनने के बाद में जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो भी ओके बोल देती है। और हम वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फैंग को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कर कर बर्जर फॉर्म में जाने ही लगता है, जो देख कर जियाओ जिंग उससे बोलता है कि ठीक है ब्लैक फैंग शांत हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन सही टाइम पर जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो उसे रोक लेती है। लेकिन डॉगी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जियाओ जिंग को उसका पेन जो होता है वो फील हो रहा होता है, जिसे देखकर जियाओ जिंग भी बैठते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पेन कितना ज़्यादा है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि ब्लैक फैंग जो है वो किस हालत से गुजर रहा है। और इतना सोचते कि से आते ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपने सिस्टम को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है जल्दी से मुझे इन्फॉर्मेशन दिखाओ कि जो ब्लैक फैंग है उसका एवोल्यूशन जो है वो कितने % हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सामने नोटिफिकेशन आती है जो कि बताती है कि प्रोग्रेस जो है वो 30% हो चुकी है। जिसके बाद में एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि 58% बताती है, उसके बाद में 73%, फिर 79%, फिर 81%, फिर 90%, और उसके बाद में 92%। और इसी तरह से बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वो 99% पर जाकर रुक जाता है, जो देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो रुक गया क्या, इसका मतलब ये है कि ब्लैक फैंग का एवोल्यूशन फेल हो गया। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका डॉगी जो होता है वो सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्लैक फैंग फाइनली सक्सेसफुली इन्वॉल्व हो गया। और अब जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही उसके सामने पैनल आ जाता है, जहाँ पर कि पता लगता है कि इस टाइम पर जो डॉगी है वो मैच्योर फॉर्म के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है, और जो उसकी ब्लड लाइन है वो भी एपिक ब्लड लाइन बन चुकी है। और अगर बात की जाए इंटेल स्किल की तो वो हेल फायर है, जिसकी मदद से सामने वाले अपोनेंट को डैमेज दिया जा सकता है, चाहे उसके पास में किसी भी प्रकार का आर्मर या फिर डिफेंस हो। और अगर बात की जाए दूसरी इंटेल स्किल की तो वो है डेमोनिक पावर, जिसकी मदद से जो अटैक और डिफेंस है उसे बूस्ट किया जा सकता है, और उसी के साथ में एनिमी के डैमेज को भी यहाँ पर 50% तक घटाया जा सकता है। और उसी के साथ में खुद को सेल्फ हील भी किया जा सकता है। अगर बात की जाए एट्रीब्यूट की तो इसके एट्रीब्यूट है फायर, विंड और डार्कनेस। और इनसे अलग अगर स्किल की बात की जाए तो वो है हेल बिंड, हेल रोर, शैडो स्लैथ, साइलेंट क्लो और जजमेंट ब्लेड। और अब उसके इतना बताते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।